हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए हम एक और क्लास 8 का साइंस का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपके पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट टेस्ट 1 में आ चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के हमारा एक मेन मोटिव यही है कि हमारा रिवीजन हो जाए। अब दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जिसका ऑन टाइम सिलेबस पूरा होता है, तो उसको रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? रिवीजन की। और एक बच्चा होता है जिसका थोड़ा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता और थोड़ा वो पढ़ने में वीक होता है, या फिर किसी कारणवश आपका सिलेबस वीक रह गया, आपका पूरा नहीं हुआ, तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, जो पेपर में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए। और लास्ट, आप दोनों ही तरह के बच्चों को अप्रोच देखने की बहुत ज़रूरत है। किस तरह से पेपर को सोल्व किया जाता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है। इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी एग्जाम में। तो आइए इसी मोटिव के साथ हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है हमारा, रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन। तो देखो, रबी क्रॉप की बात आ गई है। अब जरूरी नहीं है आपके पेपर में रबी क्रॉप आए, लेकिन क्रॉप का जिक्र हुआ है तो क्रॉप तो जरूर आएगी। तो आइए क्रॉप को देख लेते हैं। हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज बांट दी गई है सभी क्रॉप्स की, एक रबी, एक खरीफ और तीसरी जैद। इन तीन कैटेगरीज में सभी क्रॉप्स को बांट दिया गया है। बाकी जो कैटेगरीज हैं वो सीजनल या बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है। अब रबी क्रॉप की बात कर ले तो ये रबी क्रॉप को ही आप विंटर क्रॉप भी बोलते हो। विंटर क्रॉप, ये क्रॉप आपकी बोई जाती है विंटर्स में, और विंटर्स में बोई जाती है तो इसका मतलब है जब हार्वेस्ट कब होगी, कटाई कब होगी इन क्रॉप्स की, ये मार्च और अप्रैल, जो आपका स्प्रिंग सीजन होता है उसमें कटाई होती है इनकी, हार्वेस्ट इन द स्प्रिंग सीजन। तो आपका बी ऑप्शन को सही होगा, मार्च और स्प्रिंग सीजन में इनकी, विंटर में सोन और स्प्रिंग में हार्वेस्ट। ठीक है। अब जब हमने रबी क्रॉप की बात कर ली है तो खरीफ और जैद क्रॉप की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, रबी क्रॉप है आपके पास। रबी क्रॉप्स कब बोई जाती है? विंटर में। विंटर में भी आप अक्टूबर टू नवंबर की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद हार्वेस्ट कब होती है? ये स्प्रिंग सीजन में, जो कि हम मार्च टू अप्रैल बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे रबी क्रॉप्स के। वीट, आपका बेरली ग्राम, ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो वीट तो आपको पता ही है, गेहूँ। बेरली आपकी जौ होती है। ठीक है। इसी के साथ ग्राम चना, और डेट्स चिकन पी। अगर चिकन पी आपको नहीं पता तो अरहर की दाल आपने सुना होगा, अरहर या तूल दाल जिसको बोलते हैं। ठीक है। चिकन पी, मस्टर्ड, बीन्स, कैरेट, ये सब एग्जांपल आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स के बाद तो आइए बात कर लेते हैं अपनी खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप्स होती हैं, अब देखो, याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप ये याद रखो कि इसमें ख आ रहा है, ख से खराब बनता है, और खराब आपके कपड़े कब होते हैं? रेनी सीजन में। तो खरीफ क्रॉप्स कब बोई जाती हैं? सोन इन रेनी सीजन। ठीक है। इसी के साथ बिगिनिंग ऑफ मॉनसून भी कह सकते हो आप, बिगिनिंग ऑफ मॉनसून, और मई, जून, जुलाई, इस समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। सोन इन रेनी सीजन एंड हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर। ठीक है। ये आपका खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में बोई जाती हैं, और कटाई इनकी हार्वेस्ट होती है सितंबर अक्टूबर में। और इसी के साथ रबी क्रॉप्स आपकी विंटर में उगाई जाती हैं, और स्प्रिंग सीजन में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है। ये आपके एग्जांपल, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल लिख लेते हैं। खरीफ क्रॉप में आते हैं आपके जैसे राइस, मेज़, एग्जांपल्स आपके सामने है। राइस, मेज़, सोरगम बोलते हैं हम ज्वार को, और बाजरा, इसी के साथ सोयाबीन, कॉटन, एक्सेट्रा। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप के टाइप पर, जो कि आपका है जैद क्रॉप्स। अब जैद क्रॉप्स मेनली आप मान लो जो गर्मियों में उगाई जाती हैं, और जिसमें पानी की कमी की वजह से आपको कह दिया जाता है कि इसमें पानी काफ़ी होता है, ये पीजिए, जिसमें आप एग्जांपल से ही समझ जाएंगे। इनके एग्जांपल्स हैं
पहले इसमें एग्जांपल्स बता देता हूँ, वाटरमेलन, क्यूकम्बर एंड आपका पंपकिन, बिटर गार्ड। ठीक है, इस तरह के सभी एग्जांपल्स आपके कौन से कहलाएंगे, ज़ैद क्रॉप्स कहलाएंगे। सॉन इन समर्स, गर्मियों में आपकी ये इनको बोया जाता है। मार्च टू जून एंड हार्वेस्ट इन जून टू जुलाई। ठीक है, हमने तीनों क्रॉप्स कर ली। अब इस बेस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शेफ आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज। देखो आपके पास ऑप्शन है टिलिंग, थ्रेशिंग, स्प्रेइंग, वीडिंग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, थ्रेशिंग। अब देखो थ्रेशिंग और विनोइंग इन दो ही तरीकों से, ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, इन दो ही तरीके से हम मेनली सेपरेट करते हैं अपने ग्रेन को शेफ या स्टोक से और स्टॉक से। अब देखिए है क्या, आइए इमेज से समझते हैं। हमारे पास एक इमेज है, ये काम हो रहा है आपका विनोइंग और ये काम हो रहा है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में बेसिकली ये जो आपको झाड़ फूस दिख रही है, इसको किसी सरफेस पर हिट किया जाता है, मारा जाता है, जिससे क्या होता है जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हाथ में ही रह जाता है। जितनी भी स्टिक्स स्टॉक दिख रहे हैं आपको, ये हाथ में ही रह जाते हैं, और जो ग्रेन्स हैं, जो गेहूँ है, अनाज है, वो नीचे इकट्ठा होता रहता है इसमें से टूट कर। ठीक है, तो ऐसे टूट कर ये इसमें यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। इसी के साथ आप देखो ये विनोइंग में क्या होता है, ऊपर से क्योंकि इस डायरेक्शन में हवा बह रही है, फ्लो ऑफ विंड। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी विंड चल रही है, और क्योंकि ग्रेन्स के पार्टिकल हैवी हैं वो नीचे इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो हवा डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल दे रही है और आपके ग्रेन्स सेपरेट होते हैं। इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं, और जिसमें हिट किया जाता है इसको थ्रेशिंग कहते हैं। बेसिकली आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अगर यहाँ पर विनोइंग ऑप्शन होता तो हम प्रायोरिटाइज करते विनोइंग को, क्योंकि शेफ्स की बात की गई है, स्टॉक की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट हेल्प्स इन द राइज ऑफ ब्रेड और डोसा डफ। तो देख लेते हैं डोसा डफ के राइज के लिए क्या ज़रूरी होता है। हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल और लो प्रेशर। तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। अब ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स क्यों, देखो ब्रेड डफ बना होता है आपका फ्लोर, मैदा प्लस वाटर। तो ईस्ट आपकी जो ईस्ट है ये आपकी होती है यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस जो मेजर रोल प्ले किसमें करती है, इसका रोल प्ले क्या होता है, फर्मेंट करना। इसका रोल क्या होता है, फर्मेंटेशन में ये काम आती है, फर्मेंटेशन। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, फ्लोर प्लस वाटर को मिलाकर बनता है डफ, आटा आपका। और इसको डफ को मल्टीप्लाई करने में क्या काम करती है, यीस्ट काम करती है। कैसे, यीस्ट होती है आपकी यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, इसका रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले आपका फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन की वजह से क्या हो जाता है, ग्रोथ ऑफ। तो व्हेन यीस्ट इज एडेड टू द डफ इट्स बिगिंस टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स द सेम इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो नाइट्रोजन सेम बना रहता है आपके एटमॉस्फेयर में, इसका कारण क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फोटोसिंथेसिस। क्योंकि नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी सही होगा, नाइट्रोजन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, फाइबर और इलेस्ट्रोमर। तो आपको पता है जैसे कि एनसीईआरटी में गिवन है, मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो क्या लिखेंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच टर्म इज यूज्ड फॉर पॉलीमर्स मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, प्रोटीन, सेलुलोज, फ्रक्टोज और पॉलीएस्टर। तो आपके पास आंसर है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, तो ऑप्शन बी सेलुलोज। अब पूछा क्या
क्या गया था, विच टर्म इज यूज फॉर पॉलीमर्स मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बने पॉलीमर का क्या नाम होता है, किस टर्म को यूज़ किया जाता है, सेलुलोज को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 कहता है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, डिस्टिलेशन, कोल गैस, नेचुरल गैस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, कार्बनाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जब डेड वेजिटेशन चेंज होता है कोल में, उसको ही कार्बनाइजेशन कहते हैं, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर पूछा जा सकता है कि क्यों होता है, तो आपके ऑप्शन ये भी हो सकते हैं। इस तरह से आपके ऑप्शन से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए क्यों होता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। देखो ए बी सी, आपके पास डी ऑप्शन नहीं है। अगर डी ऑप्शन में आपके पास CNG होता तो आप CNG को टिक करते, पर यहाँ पर क्योंकि नहीं है तो कोक तो कोई फ्यूल ही नहीं है, केरोसिन और डीजल। तो ऑप्शन सी प्रायोरिटाइज डीजल होगा, जो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल यहाँ पर गिवन है उनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तो चलते हैं। पेट्रोलियम इज अ मेनली अ मिक्सचर ऑफ अ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो किस क्लास का पेट्रोलियम बेसिकली मिक्सचर है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोजेंस, हाइड्रोकार्बन्स और एल्कोहल्स। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर ही पेट्रोलियम, आप लिखो पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सेलेक्ट द आर्टिकल विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक बैग, पेपर, वुड, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, एज ऑब्वियसली प्लास्टिक बैग्स आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग है, इसी वजह से कहते हैं कि नो प्लास्टिक, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम का। आपको 2 इमेज गिवन है, उसके बेस पर क्वेश्चन है आपके सामने। पहली है, ये पानी आपकी फसल में, आपके गार्डन में दिया जा रहा है, तो इन 2 तरीके के नाम बताने। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई द अबव पिक्चर्स, हाउ दीज 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर बेटर दैन द अदर मेथड्स। तो कैसे ये बेटर है अदर मेथड से, वो जान लेते हैं। अब देखो द मेथड्स, ये आपका स्प्रिंकलर कहलाता है और ये आपका ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर ये 2 तरीके हैं, और ये और मेथड से बेहतर क्यों है, आइए अपना आंसर लिखते हैं। तो आप यही समझ लीजिए, दे आर बेटर बिकॉज दे सेव वाटर। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका सेव्स वाटर। इसके बाद आपका अवॉइड वाटर लॉस। इसी के साथ आप देखोगे डायरेक्ट वाटर टू प्लांट्स, डायरेक्ट वाटर टू प्लांट्स, क्योंकि कहीं और नहीं जा रहा पानी, डायरेक्ट प्लांट्स में जा रहा है, और वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल कम हो चुकी है, मिनिमल है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग। तो आप अपना आंसर लिख ही लो। द मेथड आर स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, दे आर बेटर बिकॉज दे सेव वाटर, avoid wastage and water loss, and give direct water to the plants and increasing efficiency, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो वीड्स क्या है, इसको हमें देखना होगा। बेसिकली वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो। जब हम गेहूँ या किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, किसी की बुआई करते हैं, तो उसके पास में ना अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड ग्रास ग्रो कर जाती है, उसी को वीड बोला गया है। तो वीड्स आर अनवांटेड plants that grow with crops like wild grass। तो वाइल्ड ग्रास की तरह से ये ग्रो कर जाती है। दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, और ये जो प्लांट को मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन खींच लेती है, ठीक है। दे कैन बी कंट्रोल्ड
और ये कैसे कंट्रोल की जा सकती है? बाय रिमूविंग दैम मैनुअली और यूजिंग वीडीसाइड्स। कंट्रोल बाय रिमूविंग दैम मैनुअली और यूजिंग वीडीसाइड्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड आउट हाउ कैन वी सेपरेट द डिसीज्ड सीड्स फ्रॉम हेल्दी वंस अमंग सीड्स टू बी यूज फॉर अवर किचन गार्डनिंग। तो किचन गार्डनिंग के लिए जो भी आपको सीड्स से दिए गए हैं, आपको इनमें से सेपरेट करने हैं, डिसीज़ अलग करने हैं और जो हेल्दी सीड्स हैं उनको अलग करने हैं। तो बेस आपको जैसे दिख रहा है इस ग्लास में कुछ सीड्स तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं और कुछ डूब चुके हैं। तो जो डूब चुके हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं और जो फ्लोट कर रहे हैं वो डिसीज सीड्स हैं, वो अंदर से होलो हो चुके हैं, उनमें कैविटी हो चुकी है। तो जो फ्लोट कर रहे हैं सीड्स वो आपके डिसीज्ड सीड्स हैं। इसका आंसर होगा बाय पुटिंग सीड्स इन वाटर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में कि सम सीड्स आर फ्लोटिंग एंड रेस्ट आर सिंक, सो टू सेपरेट द हेल्दी सीड्स फ्रॉम डिसीज्ड वन हमें एक सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड का यूज़ करना होगा जिसको बोलते हैं हम वाटर फ्लोटिंग टेस्ट। वाटर फ्लोटिंग टेस्ट में क्या होगा? बाय पुटिंग सीड्स इन वाटर, हेल्दी सीड्स डूब जाएंगे एंड डिसीज वन फ्लोट ड्यू टू लो वेट, क्योंकि वो होल होंगे ड्यू टू लो वेट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फॉर फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। तो राना को शर्ट खरीदनी है समर के लिए, गर्मियों के लिए। क्या उसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल की? एडवाइस राना, गिव रीजंस। तो आइए अपना आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 आंसर, राना बाय कॉटन शर्ट्स एज दे आर एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप द बॉडी कूल इन समर। ठीक है, इसीलिए उसको कॉटन शर्ट खरीदनी चाहिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेती है स्वेट को भी और वो सॉफ्ट होती है कॉटन शर्ट्स। सिंथेटिक डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट वाइल सिंथेटिक डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश, तो जो ये टूथब्रश का हैंडल है और ये जो ब्रिसल्स हैं ऐसे खड़े हैं, बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या ये दोनों सेम मटेरियल से बने होने चाहिए? आप ना आंसर एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली ब्रश के ब्रिसल्स जो होते हैं, ये जो दांत पर टच होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, ये दांत को साफ करते हैं, हार्ड नहीं होने चाहिए। और जो ये टूथब्रश हैंडल है ये हार्ड होना चाहिए क्योंकि इसको आप पकड़ के करते हो ब्रश। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। नो, दे शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट। क्वेश्चन 5 का आंसर, नो they should be made of different materials, handle should be hard and bristles should be soft and flexible। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन 5 का आंसर समाप्त होता है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसमें आपको कुछ पैसेज दिए गए हैं और उसके बिहाफ पर 2 पैसेज दिए गए हैं, उसके बिहाफ पर 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले अपना पैसेज पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स पढ़ लेते हैं अपने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है तो पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स विच कोज डिसीज इन ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस और जेम्स एंटर अ हेल्दी बॉडी थ्रू एयर, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय अ कैरियर। तो देखो ये कैसे पैथोजेंस और जेम्स किसी हेल्दी बॉडी में कैसे एंटर कर सकते हैं? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के या किसी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के और किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कोज्ड बाय वायरसेस। ये किसके कारण होते हैं? सब कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड ये होते हैं चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होते हैं, और पीछे वाले किसकी वजह से होते हैं? पैथोजेंस की वजह से होते हैं, जर्म्स की वजह से होते हैं। जो भी ये आपकी डिसीज़ होती है इसमें वायरसेस का काम हो गया। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल आर आल्सो कोज्ड बाय वायरसेस। तो जो फुट और माउथ डिसीज़ होती है
वो सब वायरस की वजह से होती है। टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होता है ट्यूबरक्लोसिस। एंथ्रेक्स अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज इज आल्सो कोल्ड बाय बैक्टीरिया से ही होती है ये डिजीज़ भी आपको, एंथ्रेक्स जैसी खतरनाक बीमारी। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज बाय प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ कारण बनता है मलेरिया जैसी बीमारियों का। रिंगवॉर्म इज कोज बाय फंगी, फंगी से रिंगवॉर्म होती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेज व्हेन दे ग्रो ऑन फूड। साइट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इफेक्ट्स ट्रीज ऑफ साइट्रस फ्रूट्स एंड स्प्रेड बाय एयर। येलो वेन मोसैक डिसीज इज कोज्ड बाय इंसेक्ट्स इन लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो आपकी भिंडी में कीड़े पाए जाते हैं, उससे होती है आपको येलो वेन मोसैक डिसीज़। रस्ट ऑफ व्हीट इज़ अ फंगाई डिजीज़ स्प्रेड बाय एयर, तो स्प्रेड एयर से स्प्रेड होती है आपकी, जो कि एक व्हीट पर रस्ट लगती है, वो फंगाई डिसीज़ होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं क्या पूछ रहा है। वाई शुड वी अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज टू अ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट वाइल ही शी इज़ कफिंग, जब ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट खांसता है तो हम उससे दूर क्यों खड़े होते हैं। आइए अपना आंसर लिख लेते हैं। Because the bacteria can spread through air, because the bacteria can spread through air and infect a healthy person, ठीक है। इसी के साथ वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है क्योंकि बैक्टीरिया स्प्रेड कर सकते हैं एयर के थ्रू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर देख लेते हैं। तो हाउ डज फूड पॉइजनिंग अकर, तो फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, कैसे आ जाती है फूड में, एक जहर कैसे बन जाता है फूड। तो फूड जहर कैसे बन जाता है, फूड के ऊपर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ ज़्यादा होने लगते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई जैसे, फूड पर टॉक्सिन रिलीज करने लगते हैं और वही टॉक्सिन्स मिलके फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं और इसी के साथ बंदा बीमार भी हो सकता है उनको खा के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लेते हैं। ईटिंग सच फूड कैन मेक अ पर्सन सिक, ठीक है। इसी के साथ हमने लिखा फूड पॉइजनिंग ऑकर्स व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब ग्रो हो जाते हैं फूड पर तो वो रिलीज करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेज, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है व्हाई शुड वन नॉट यूज द हैंडकरचीफ ऑफ अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब कॉमन कोल्ड से कोई इंसान ग्रसित होता है तो उसका हैंकरचीफ क्यों नहीं यूज़ करता दूसरा पर्सन। तो हैंकरचीफ क्यों नहीं यूज़ करता, आइए देख लेते हैं। क्योंकि कॉमन कोल्ड स्प्रेड कर सकता है किसी भी छूने वाली चीज़ से और इंसान बीमार पड़ सकता है हैंकरचीफ को यूज़ करके, जिससे क्या होगा, ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस, क्योंकि कोल्ड किससे होता है, कोल्ड हमारा होता है वायरस से। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, वन शुड नॉट यूज़ हैंकरचीफ, वन शुड नॉट यूज़ हैंकरचीफ ऑफ अ पर्सन with common cold because the virus can spread through contact causing infection, जो इन्फेक्शन आपको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। किसी का हैंकरचीफ हम इसलिए यूज़ नहीं करते जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है, क्योंकि वायरस उसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है ब्लैक स्पॉट्स ऑन ऑरेंज इज अ बैक्टीरियल डिजीज नोन बाय द नेम, तो जो ऑरेंज के ऊपर ब्लैक डॉट होते हैं, ब्लैक आपको स्पॉट दिखाई देते हैं, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है साइट्रस कैंकर। क्या नाम है, साइट्रस कैंकर। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं द डिजीज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोआ इज। अब देखो हमने पैसेज में पढ़ा था कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है, हमने प्रोटोजोआ से देखो मलेरिया और डिसेंट्री, तो ऑप्शन डी भी सही होगा, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, आपका मलेरिया ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि फिर ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है। ट्यूबरक्लोसिस होता है आपका बैक्टीरिया से, पोलियो होता है आपका वायरस से, टाइफाइड होता है आपका बैक्टीरिया से और मलेरिया जैसे कि हमने देखा प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पैसेज दिया गया आपका पेट्रोलियम के ऊपर, देखिए पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, सही बात है। विच वाज फॉर्म्ड बाय द डेड प्लांट्स, जो कि डेड प्लांट्स एनिमल जो सी में पाए जाते हैं उनके थ्रू बनता है। देयर बॉडी सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी में उनकी बॉडी बिल्कुल नीचे ज़मीन में मिल जाती है डूबकर। एंड वी आर कवर्ड बाय सेवरल लेयर्स, और उसके ऊपर एक के बाद एक परत जमती जाती है ऑफ सैंड एंड मड,
मिट्टी की, कीचड़ की, पानी के अंदर एक लेयर के ऊपर लेयर बनती जाती है। ट्रेमेंडस प्रेशर एंड हीट स्लोली कन्वर्टेड द डेड रिमेन्स टू पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बनता है, उसके एक बहुत समय के साथ उस पर प्रेशर पड़ता है, उसके ऊपर स्लोली वो कन्वर्ट होता जाता है पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैस में। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, जिसका मतलब रोक होता है, एंड ओलियम, जिसका ऑयल मतलब होता है। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ, it is found trapped between sedimentary rocks inside the earth, under the land, or under the sea. Petroleum, also called crude oil, is a mixture of hydrocarbons having different boiling points. The crude oil is split into various types of products like LPG, petroleum kerosene oil, diesel, lubricating oil, or paraffin, wax, asphalt, etc. तो ये अलग अलग तरह के रूपों में क्रूड ऑयल को तोड़ दिया जाता है, अलग अलग स्प्लिट कर दिया जाता है। जो क्रूड ऑयल होता है वो डायरेक्ट मिलता है आपको हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में, और जिसके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो जब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पर उसको बॉईल किया जाता है तो अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आते हैं। ठीक है, ये पेट्रोलियम, इसको टोटल कंप्लीटली वर्ड दिया गया है, जिसको हम स्टार्टिंग में क्रूड ऑयल बोलते हैं, और उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स निकल के सामने आते हैं। इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी की फुल फॉर्म एज, जैसे कि आपको पता ही है, एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो हम लिख लेते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स। तो स्टोव्स में, लैम्प्स में और जेट एयरक्राफ्ट्स में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होता है? तो आइए देखते हैं। हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है कीरोसिन। आपका यहाँ पर ये लिखा कीरोसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, वाई पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों है ये? क्योंकि इट इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद डेड ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनके उस सालों के कन्वर्जन से ये पेट्रोलियम बनता है। एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटी, और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे पास अवेलेबल है। इट कैन नॉट बी मेड अगेन इन अ शॉर्ट टाइम, और हम इसको ख़त्म कर देंगे तो ये छोटे टाइम के लिए नहीं बन सकता। तो इसलिए पेट्रोलियम इज़ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिन्यूड क्विकली। ठीक है, ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड देखते हैं, वाई पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये अच्छा, सेकंड का तो केरोसिन आपका आंसर था, ये आंसर हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो सरफेस, रोड की सरफेस पर कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पड़ता है? तो ये बिटुमेन और असफॉल्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। तो इसका आंसर होगा आपका ये असफॉल्ट, एसफॉल्ट, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। तो फोर्थ बिटुमेन और एसफॉल्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज गोल्ड। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में पेट्रोलियम के को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रिफाइनिंग। तो रिफाइंड ऑयल होता है लास्ट में आके, तो इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। तो इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर में इससे हेल्प मिलेगी। इसी तरह से आपको पेपर सोल्व करना है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखना, आ जाएगा, या फिर कमेंट्स में लिख देना। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय।